हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे, दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। बच्चों, ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी ज़रूर आता है, CSI और UGC नेट पे भी इसका क्वेश्चन ज़रूर होता है और मेथड भी ईजी है। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। ये आपकी बुक में सेक्शन 4.4 होगा, राइट? तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, देखो बेटा, अभी तक जो मेथड आपने सीखे हैं nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, उसको सॉल्व करने के, उसमें नॉन होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का मेथड सिखाया था। अगर आप रिकॉल करें तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स जो मैंने सिखाए थे, उसमें अगर आपका जो राइट साइड जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है वो अगर आपका साइन की फॉर्म में हो, साइन बी एक्स प्लस सी, कॉस की फॉर्म में हो, x की कुछ पावर हो, e की कुछ पावर हो, इस टाइप के हो या इनके कॉम्बिनेशंस हो, तो वो उसी को हैंडल कर पा रहा था, उसके अलावा नहीं कर पा रहा था। अगर हमारा राइट साइड मान लो tan आ जाए, फिर हम कैसे सॉल्व करें वो हमें नहीं आता। इसके अलावा कोई और फंक्शन आ जाए, कॉट आ जाए, कुछ और आ जाए, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें वो हमें नहीं आता। लॉग आ जाए, हम उसे कैसे सॉल्व करें हमें नहीं आता। तो अब हम एक नया मेथड की जरूरत पड़ी, तो वो नया मेथड हम लेकर आए, दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होगा ना, ये हर तरीके के नॉन होमोजीनियस पार्ट को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो मान लीजिए नॉन होमोजीनियस पार्ट जो है tan x आ जाए, तो उसमें यूसी मेथड अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो हम क्या कर लेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर लेंगे। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम्स में ये मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को लगता है जब एक मेथड को, एक क्वेश्चन को करने के दोनों मेथड है, तो मैं आसान वाले से कर लेता हूँ, मैं क्यों लगाऊं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बट यू शुड नो कि जहां यूसी मेथड फेल हो जाएगा वहां वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आप काम कर सकते हैं, राइट? तो अब मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगी डायरेक्ट कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू tan x। ठीक है, सॉल्व करने के तो और भी तरीके आप ढूंढ लोगे, इसको लीनियर बना के सॉल्व कर सकते हो, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, तो अच्छा सॉरी, लीनियर नहीं आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ना आपके पास, तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन तो लीनियर वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगी। इधर देखो जरा, हमारे पास क्या है, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू tan x। ये है ना मेरे पास। अब यूसी मेथड तो लगेगा नहीं, हमारा अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट तो लगेगा नहीं क्योंकि राइट साइड tan x है। बट आपको पता है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखकर जो है अपना क्या बना लेते हैं, राइट साइड उसको होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है पहले तो d को d बाई डी एक्स, d² को d² बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, तो आपका बन जाएगा d² y प्लस वाई इक्वल टू tan x। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया बेटा, d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू tan x। देन माई ऑक्सिलरी इक्वेशन, आई होप कि अब ऑक्सिलरी इक्वेशन तो सबको लिखनी आ चुकी है। इस कैसे मिलती है, d को m पे ले जाओ, तो m² प्लस 1 और राइट साइड 0, क्योंकि ये होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m² इक्वल टू -1, तो m मिल गया प्लस माइनस आयोटा, तो कॉन्जुगेट पेयर्स आ गए आपके, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, तो आपका CF कैसे लिखा जाएगा, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट। कैसे लिखेंगे, आपको बताया रियल पार्ट को e की पावर में चढ़ाते हैं, रियल पार्ट 0 है तो वो आएगा नहीं, e की पावर 0x 1 हो जाएगा। आपके पास इमेजिनरी पार्ट में भी कोफिशिएंट 1 है, तो उसको क्या लिखेंगे, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, कोई और कांस्टेंट भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया। तो ये आ गया आपका जो है होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने sin x cos x पहले लिखा और c1 c2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ले लिए। ठीक है बेटा, अब लगाना है मुझे tan x को सॉल्व करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो सबसे पहले आपको जो चेंज लेकर आना है ना, जैसे ये मैंने लिखा हुआ ना c1 sin x प्लस c2 cos x, अभी तक मैं लेती आ रही थी c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब मैं लूंगी ये c1 और c2 को वेरिएबल फंक्शंस ऑफ x। अब हम इस c1 और c2 को ना फंक्शन मान लेंगे। तो फंक्शन माना तो मैंने सपोज कर लिया c1 जो है v1x है और c2 जो है v2x है, मतलब फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की कोई भी टर्म हो सकती है ये। ठीक है, समझ आ रही है सबको बात, कि हमने c1 और c2 जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिले थे, जैसे हम अभी तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानते आ रहे थे, हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दी v1x और v2x। ठीक है, अब मैं ये v1x और v2x निकालूंगी। तो अब मैंने मान लिया कि जब ये C1 और C2 अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है और फंक्शन ऑफ x है, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, v1x sin x प्लस v2x cos x।
अब इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये क्या मान लिया मैंने, ये क्या बन गया मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल बन गया या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। तो ये मेरा बन गया वाई पी। तो आपको मैं दोबारा से समझा दूं, जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पीछे वाला ही लिख रही हूँ जो था हमारा C1 दिस C2 कॉस, ठीक है। इसमें C1 को मान लीजिए V1x, ठीक है, और C2 को मान लीजिए V2x। मान लीजिए कोई और कांस्टेंट भी आपके पास आ रहा है तो उसको भी कोई फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। और इसका नाम अब मैंने रख दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन YP। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अगर ये YP जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा जो है d²y/dx² प्लस y इक्वल टू tan x, इसके अंदर ये मेरे को डालना है, इसके अंदर d²y/dx² प्लस y इक्वल टू tan x। इसमें मैं क्या करूंगी, y की जगह yp डाल दूंगी, मतलब ऐसे डाल दूंगी। तो इसके लिए मुझे पहले d²yp/dx² निकालना पड़ेगा ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले yp डैश निकाल लूँ। तो मैंने yp डैश निकाला, तो फंक्शन ऑफ x है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो v1 डैश x इंटू साइन एक्स प्लस v1x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ऐसे ही अब इसमें भी लगा दीजिए v2 डैश x कॉस एक्स प्लस v2x कॉस का माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये आ गया डिफ्रेंसिएशन इसका। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको नोट करनी होगी कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे पास तो दो अननोन्स हैं v1x और v2x जिनकी मुझे वैल्यू निकालनी है, बट इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है जो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। अब एक इक्वेशन है तो दो अननोन तो नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितनी इक्वेशन उतने अननोन होंगे, जितने अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशन होंगी, तो मैं उनकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो फिर मुझे दूसरी इक्वेशन अब लेकर आनी पड़ेगी जिससे मेरे को हेल्प मिलेगी। तो दूसरी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है ये देख लीजिए। ये जो yp डैश निकला है ना बेटा आपका, yp डैश में डेरिवेटिव वाली जितनी भी टर्म्स होंगी ना उनको जीरो डाल दो। तो ये हम कंडीशन अपने आप इम्पोज कर रहे हैं। तो इम्पोज द कंडीशन दैट v1 डैश x साइन x, ये वाली देखो डेरिवेटिव वाली, सिर्फ डेरिवेटिव वाली, प्लस v2 डैश x कॉस x इज इक्वल टू 0। मैं दिखा देती हूँ आपको। इम्पोज द कंडीशन दैट v1 डैश x साइन x प्लस v2 डैश x कॉस x इज 0। ये जो yp डैश था ना, yp डैश के अंदर जो डेरिवेटिव वाली टर्म आई है ना उसको 0 डाला है। और क्यों डाला है मैंने 0 उसको, क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन थी जो क्वेश्चन में गिवन थी जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती थी, और मेरे पास कोई कंडीशन ही नहीं थी। जब कंडीशन नहीं थी तो मैं दो अननोन्स की वैल्यू निकालती कैसे, मुझे कम से कम दो कंडीशन चाहिए थी। तो अब मेरे पास एक कंडीशन तो ये आ गई जिसका नंबर मैंने ए रखा है, और एक कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मेरा अब इस वाली कंडीशन को इम्पोज करने के बाद, ए वाली कंडीशन को इम्पोज करने के बाद yp डैश क्या बन गया, देखो इसमें मैंने वैल्यू 0 डाल दी डेरिवेटिव्स वाली। तो मेरे पास बच गया v1x cos x माइनस v2x sin x। तो ये मेरा बेटा yp डैश आ गया, ठीक है। अब मुझे yp डबल डैश चाहिए क्योंकि गिवन इक्वेशन में डालना है, तो मैंने yp डबल डैश निकाला, मतलब इसको एक बारी और डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब yp डैश और yp डबल डैश इन सब की वैल्यू गिवन इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पे देखो ये है ना d²y/dx², इसकी जगह yp डबल डैश आ जाएगा, y की जगह yp आ जाएगा, इक्वल टू tan x आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने गिवन इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज डाल दी, ये देखो यहाँ पे डाल दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो मेरे पास कंडीशन आ गई v1 डैश cos x माइनस v2 डैश sin x इक्वल टू tan x। अब इसका नंबर मैंने रख दिया b, ठीक है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक a और एक b, ठीक है ना, क्योंकि मैंने गिवन इक्वेशन में डाल के ये वाली इक्वेशन निकाल ली b जो सिंप्लीफाई होके आ गई। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, किसके अंदर आ गई, देखो दोनों की दोनों v1 डैश और v2 डैश के अंदर आ गई, क्योंकि a के पास भी v1 डैश v2 डैश है और b के पास भी v1 डैश v2 डैश है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स के अंदर v1 डैश और v2 डैश के अंदर। मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख भी दी है, जहाँ मेरी पेंसिल है आप सब देख सकते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसके अंदर क्या लगा सकते हो, क्रैमर्स रूल लगा सकते हो। अब पता नहीं क्रैमर्स रूल आपको याद है कि नहीं है। इन एनी केस मैं पहले आपको ये बता दूं कि पहले हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। मैं दोनों इक्वेशंस जरा sin x cos x, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, sin x cos x माइनस sin x, v1 डैश v2 डैश v1 डैश v2 डैश, इधर 0 है, इधर tan x है, इधर मेरे ख्याल प्लस है ना। लेट मी चेक, ये दोनों इक्वेशंस हैं,
साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। पहले डिटर्मिनेंट डी निकालो। डिटर्मिनेंट डी होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है आपका, देखो v1 डैश और v2 डैश में ना, तो इनसे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर निकालो d1। मैं यूज़ कर रही हूँ बेटा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल, सबसे सिंपल यही होता है। फिर d1 निकालो। d1 कैसे मिलता है आपको, d जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला है ना, इस d के अंदर d1 निकाल रहे हो ना, तो क्या करोगे, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स बाय राइट साइड। राइट साइड क्या है आपकी, 0 tan x, तो फर्स्ट कॉलम की जगह 0 और tan x आ जाएगा, सेकंड कॉलम अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा इसको। ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू tan x, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे d2। ठीक है, जितने अननोन होंगे ना उतने निकलेंगे, मतलब एक तो d निकल गया, जैसे दो अननोन है d1 d2, दो अननोन है v1 डैश v2 डैश, तो d1 d2 निकलेगा। अब d2 डैश d2 कैसे मिलेगा, d2 मिलेगा रिप्लेस सेकंड कॉलम एलिमेंट्स ऑफ d बाय राइट साइड। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट कॉलम क्या था, साइन एक्स कॉस एक्स। अब सेकंड कॉलम में राइट साइड रिप्लेस कर देंगे तो 0 tan x आ जाएगा। तो ये सॉल्व होके मुझे दे देगा साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मेरा पहला वेरिएबल v1 डैश है, दूसरा वेरिएबल v2 डैश है, तो v1 डैश होगा d1 बाई डी और v2 डैश होगा d2 बाई डी। ये होगा तभी बेटा सॉल्यूशन जब आपका डिटर्मिनेंट d जो था वो नॉन जीरो है, वरना ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो d1 मेरे पास आ गया था बेटा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन d था आपका -1, तो ये दे देगा साइन एक्स। ऐसे ही d2 आपके पास आ चुका है साइन एक्स टेन एक्स और d था -1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स टेन एक्स। लेट मी सी मैंने ठीक निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो v1 डैश आया है साइन एक्स, हमारा क्या आ रहा था पीछे, साइन एक्स। ठीक है, v2 डैश आपका आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने टेन एक्स की फॉर्म में छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसने इसको सॉल्व कर लिया, आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो साइन एक्स टेन एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ही किया हुआ है, शायद देख लें, हाँ यही किया हुआ है। ठीक है, तो कॉस एक्स माइनस सेक एक्स आ गया। वो जितना आप सॉल्व करना चाहो आप उतना कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास v1 डैश और v2 डैश आ गए, जो आ गए वो मैंने यहाँ लिख लिए। पर मुझे निकालने क्या थे, मुझे तो v1 और v2 निकालने थे। तो v1 डैश मिला हुआ है तो v1 भी निकाल सकते हो आप इसको इंटीग्रेट करके। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे तो v1 एक्स आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ऐसे ही v2 डैश में बेटा आपके पास कॉस एक्स माइनस सेक एक्स था, तो v2 निकालने के लिए आपने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया। कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ गया और सेक का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स आ गया, और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, आप चाहें तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर ही C3 और C4 को 0 ले सकते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए बस, और कोई बात नहीं है, नहीं तो बाद में जाके आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये v1 और v2 आ गए, तो हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल yp जो हमने पीछे लिया हुआ था v1x sin x प्लस v2x cos x लिया था ना, उसमें इसकी वैल्यू डाल दो, क्योंकि एक्चुअल में हम मेहनत तो सारी yp निकालने के लिए ही कर रहे थे। तो हमें दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस जो हमारे थे उनकी वैल्यू मिल गई। अब मैंने इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी v1 और v2 की, तो आपने ये देख लो मैंने जैसे भी वैल्यू डाली हुई है यहाँ पे, इसको सॉल्व करके आपको yp मिल गया ये। अब आप सबको पता है कि yp तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट C3 और C4 आ गए। अगर आप इसको ऊपर 0 डाल दे तो ये नहीं आते। ठीक है, तो अगर चलो कोई नहीं, अगर हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं तो मैंने जान के लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये बाद में किस तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मेरे को क्या करना है, अब ये C3 और C4 हटाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लेट अस असाइन सम पर्टिकुलर वैल्यू A एंड B टू C3 एंड C4। मैंने अपनी तरफ से कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाली A और B। ठीक है, आपको लग रहा होगा अब ये फिर से A और B कोई कांस्टेंट ही है आर्बिट्ररी। मैंने लिखा है यहाँ पे कि पर्टिकुलर वैल्यूज डाली है, जैसे
ए को 1 डालना, बी को 2 डाल देना, ऐसे कोई भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पर वो इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी ए और बी ही लिखा है। तो फिर ए और बी अगर ये हैं वेयर ए एंड बी आर सम पर्टिकुलर वैल्यूज़, तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो मेरे पास आ गया y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, पीछे से वाई सी की वैल्यू लिखी और इधर से वाई पी की वैल्यू लिख ली पूरी की पूरी। अब आप देख रहे हो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स दोनों के दोनों क्या हैं आपके? सेम है इनका, तो इनके कोफिशिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा c1 प्लस ए इंटू साइन एक्स, और इधर से कॉस और कॉस इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? c2 प्लस बी इक्वल टू c2 प्लस बी इंटू कॉस एक्स, और ये वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का नाम c1 प्लस ए का नाम c1 डैश रख दिया, c2 प्लस बी का c2 डैश रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो a भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी और c1 तो पहले ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था आपका, तो दोनों ऐड होकर कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका जनरल सॉल्यूशन के अंदर तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए, ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आ गया इसका। और जब हमारे पास ऊपर वाई पी था, अगर आप चाहते तो उसमें ऊपर ही 0 0 डाल देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है, तो वो भी आ सकता था, उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए आप डाल सकते थे, और अगर नहीं डाला तो वो नीचे जाके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ कंबाइन हो जाता है और उसके कांस्टेंट के साथ ही कांस्टेंट बना लेता है। क्लियर हो गया बच्चों? सो दिस इज वन फुल मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है बेटा, पर इस पे क्या देखना है आपने? y ट्रिपल डैश, मतलब ये थर्ड डेरिवेटिव तक लेकर जाएगा आपको। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए आपके पास है y ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश प्लस 11y डैश माइनस 6y इक्वल टू ई एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे? फिर से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता है कि हम y ट्रिपल डैश मतलब d क्यूब y है ये, ठीक है, d क्यूब y है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? d क्यूब y है, तो यहाँ पर ये इसको d को जब आप m लेंगे तो ये m क्यूब y आ जाएगा, आपके पास आएगा, सबके पास m क्यूब y, ठीक है। तो ये m क्यूब y माइनस 6m स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 11m, फिर 11m y माइनस 6m, यही आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ जरा, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। ये देखो आपके पास है y ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश प्लस 11y डैश माइनस 6y इक्वल टू ई एक्स। तो पहले ये एक तरीके से डी क्यूब वाई बाय, ये क्या है? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये है। तो इससे मेरी पहले तो इक्वेशन बना लो, ठीक है, डी स्क्वायर वाई प्लस 11 डी वाई माइनस 6y इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया? डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6y इक्वल टू ई एक्स, ये इक्वेशन बन गई बेटा। नोटेशन सारी मालूम होनी चाहिए आपको। अब d को m पे ले जाओ, तो m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव वन रूट, क्योंकि क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए रूट लगाना है आपको। तो पहले देख लो m इक्वल टू 1 ट्राई कर लो, फिर m इक्वल टू 2 ट्राई कर लेना। तो m को 1 डाला तो मेरे पास क्या आया? देखो जरा, बन गया। तो m इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर m इक्वल टू 1 इसका रूट है तो m माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर इसका फैक्टर है तो m माइनस 1 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो अब मेरे को अंदर की इक्वेशन चाहिए। मैंने तो आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखा रखी है, तो सिंथेटिक डिवीजन फिर से रिकॉल कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं आती। देखो ये जो इक्वेशन है, पहले इसको लिखेंगे m क्यूब, फिर m स्क्वायर, फिर m और फिर कांस्टेंट, ठीक है। m क्यूब के नीचे m क्यूब का कोफिशिएंट 1, m स्क्वायर के नीचे m स्क्वायर का कोफिशिएंट, m के नीचे m का, और कांस्टेंट की टर्म यहाँ पे, और जो एक रूट आपको मिल गया है 1, वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट टर्म यूं की यूं कॉपी होती है, फिर 1 इंटू 1 1, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये -5, फिर -5 इंटू 1 -5 ऐड कर दिया, फिर 6 इंटू 1 6, यहाँ पे इसको 0 ले आए ऐड करके, ये रिमाइंडर है, इट शुड कम आउट टू बी 0, ठीक है। ये रिमाइंडर है आपका, इट शुड कम आउट टू बी 0, क्लियर, क्योंकि ये 1 फैक्टर था। तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी? अब एक एक पावर कम कर दो, m क्यूब के नीचे m स्क्वायर के नीचे m के नीचे कांस्टेंट, तो मेरे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास डिवाइड करने के बाद लॉन्ग डिवीजन के बाद बचेगा। अब इसे भी सॉल्व कर लो बेटा, तो मेरे पास ये कैसे आ जाएगा? 3m और 2m, ठीक है।
तो यहाँ से m कॉमन निकाला -2, तो ये आ जाएगा m -2 m -3 इक्वल टू 0। तो ये रूट दे देगा 2 और 3। तो मेरे कितने रूट निकल आए क्यूबिक इक्वेशन के? 1 पहले निकल आया, 2 बाद में निकल आया और 3 इसके बाद आ गया। ठीक है, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन YC क्या होना चाहिए? देखो आपको पता है रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सबको e की पावर में चढ़ा दें तो e1x, e2x और e3x। अब इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट से कनेक्ट करके इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यही बनेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बेटा सबको समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाया है? अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना है, अब आपको क्या सॉल्व करना है? इसका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना है। तो मैंने कहा था YC से ही YP बनाएंगे। YP कैसे बनेगा? आप C1 की जगह पर आर्बिट्ररी फंक्शन लिखेंगे V1x, C2 की जगह पर V2x लिख देंगे, फंक्शंस बना देंगे, फिर V3x लिख देंगे। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया कि मैंने ये ले लिए? ठीक, अब आपको पता है कि अगर ये YP है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे पहले YP डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि गिवन इक्वेशन तो YP ट्रिपल डैश तक जाएगी। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, ये ऐसे ही निकलेगा, सबको समझ आ रहा है? ठीक, e2x का 2, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया बच्चों मैंने क्योंकि फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट, ये सब बच्चों को बात समझ आ गई? यहाँ पे मैंने इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर लगने के बाद मुझे अब कंडीशन चाहिए होगी, तो हमने क्या किया? इम्पोज करेंगे एक कंडीशन, क्या कि डेरिवेटिव वाली टर्म्स जीरो हो जाए। तो मेरी v1 डैश ex प्लस v2 डैश e2x प्लस v3 डैश e3x ये जीरो हो गई। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया कि मैंने ये वाली कंडीशन लास्ट टाइम भी समझाई थी, ये लेनी है, इसका नंबर A डाल दिया। ठीक है, अब क्या करूंगी? तो YP डैश मेरा अब क्या रह गया? जब ये डेरिवेटिव वाली टर्म जीरो हो गई तो मेरे पास सिर्फ इतना रह गया। ऑल राइट, सबको समझ आया कि ये रह जाएगा। अब क्या करना है? YP डबल डैश निकाल लो। तो YP डबल डैश क्या हो जाएगा? देखो यही आएगा, प्लस 2v2 e2x का 2e2x प्लस 3v3 डैश e3x प्लस 3 3 जा 9v3 e3x। ठीक है, YP डबल डैश आपके पास ये आ गया। अब सब बच्चे रिकॉल करो कि गिवन इक्वेशन y ट्रिपल डैश पे है। अगर ट्रिपल डैश पे है और मेरे पास v1 v2 v3 तीन आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो तीन के लिए मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, जिसमें से एक तो ये इम्पोज कंडीशन करके जो आ गई है ये है, एक गिवन इक्वेशन से निकल जाएगी। ठीक है, तो एक और चाहिए। तो अब एक और चाहिए तो मैं क्या करूंगी? YP ट्रिपल डैश के ऊपर भी अब एक कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, इम्पोज दी कंडीशन कौन सी लगाओगे? अब इसके डेरिवेटिव्स को जीरो डाल दो जो इसके अंदर आए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या आया हुआ? v1 डैश ex प्लस 2v2 डैश e2x प्लस 3v3 डैश e3x। इस वाले इक्वेशन में इसमें हमने इनको जीरो डाल दिया। इसका नंबर सपोज कर लो मैंने B रख दिया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? मैंने अब ये वाली इक्वेशन डाल दी। और क्यों डाली है? क्योंकि अब की बारी मेरे पास तीन आर्बिट्ररी फंक्शंस है v1 v2 v3 जिनकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ऑल राइट, तो अब इसको डाल देने से मेरे पास अब YP डबल डैश क्या बच जाएगा? v1 ex प्लस 4v2 e2x प्लस 9v3 e3x। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब मेरे पास YP भी आ गया, YP डैश भी आ गया, YP डबल डैश भी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इन सबको, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, अच्छा अभी YP ट्रिपल डैश नहीं निकाला ना, तो अब YP ट्रिपल डैश भी निकाल लो। ठीक है, तो v1 e डैश ex प्लस v1 ex प्लस 4 2 ज़ा 8 4v2 डैश e2x प्लस 9v3 डैश e3x प्लस 9v3 e3x इंटू 3। ये मेरा YP ट्रिपल डैश भी आ गया, मैं दिखा भी देती हूँ। तो ये YP डबल डैश, फिर इस पर कंडीशन डाल दी, तो ये आ गया YP ट्रिपल डैश। अब आपके पास सब कुछ निकल चुका है, तो इन सब की वैल्यू मैंने गिवन इक्वेशन में डाल दी। जब इन सब की वैल्यू डाली गिवन इक्वेशन में, तो बेटा ये इक्वेशन बन गई जहां मेरी पेंसिल है। लंबी इक्वेशन है, काफी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लो, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। ठीक है, जितना मैं मैक्सिमम इसको सॉल्व कर सकती थी मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है,
अब मुझे इस इक्वेशन से और जो हमने ऊपर इक्वेशंस बनाई थी ए और बी, उनके अंदर से मिलाकर सबको सॉल्व करके v1 डैश v2 डैश और v3 डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन v1 डैश v2 डैश और v3 डैश में आ गए। मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पर लिख दी है आपके पास, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करने के लिए लगाइए क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल लगाने के लिए पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लो। तो इसमें देखो v1 डैश के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दो ex ex ex, तो ये रहे। फिर v2 डैश के सेकंड कॉलम में प्लेस कर दो e2x 2e2x 4e2x, ये रहा। फिर v3 डैश के कोफिशिएंट आ गए e3x 3e3x 9e3x, ठीक है। कोई बच्चा ex e2x और e3x में इक्वेशन मत बना लेना। इक्वेशन हमेशा v1 डैश v2 डैश v3 डैश में बनेगी, क्योंकि जो अननोन्स होते हैं उसके अंदर बनती है इक्वेशन, ठीक है। तो अननोन्स के अंदर इक्वेशन बना ली हमने, ठीक है। तो ये अननोन वेरिएबल हो गए, इनके कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना, उसका डिटर्मिनेंट डी हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं सब बच्चे। फर्स्ट कॉलम में से ex कॉमन आ जाएगा, सेकंड कॉलम में से e2x कॉमन आ जाएगा, थर्ड में से e3x कॉमन आ जाएगा। तो आपने ये सारे कॉमन निकाल लिए, तो जो कोफिशिएंट्स बचे वो ये रह गए। इसका डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास आ गया 2e6x। आपको पता है कि एक्सपोनेंट वाला फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता पूरी रियल लाइन पे, सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो सबको समझ आ गया कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का आंसर दे देगा। फिर हमने d1 निकाला। क्या सिखाया आपको मैंने कि d1 कैसे मिलता है? d1 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऑफ d बाय राइट साइड। तो d की फर्स्ट ये राइट साइड क्या है? ex ex ex। इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस करना? राइट साइड। राइट साइड क्या है? इधर देखो जरा, पहली इक्वेशन में 0, दूसरी में 0, तीसरे में ex। तो यहाँ पर अब ex 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 की जगह में क्या लिख दूंगी? 0 0 ex, और फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया 0 0 ex और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया। मेरा आंसर आ गया e की पावर 6x। फिर d2 निकालना है। d2 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द सेकेंड कॉलम एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट d बाय राइट साइड। तो ये रहा मेरा d। इस d के अंदर अब ये जो सेकेंड कॉलम है जहां मेरी पेंसिल है, इसकी जगह पे आ जाएगा राइट साइड 0 0 ex, ठीक है। मैंने यही काम किया, नीचे देखो मैंने कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। फिर d3 निकालना है, तो थर्ड कॉलम एलिमेंट d के जो है उनको रिप्लेस कर दीजिए 0 0 ex से, तो 0 0 ex आ जाएगा। तो ये d3 आ गया। क्लियर है? फिर आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो अननोन था क्या था? v1 डैश। तो v1 डैश होगा d1 बाई डी, v2 डैश हो जाएगा d2 बाई डी, और v3 डैश हो जाएगा d3 बाई डी। आपने वैल्यूज डाल के उसको सॉल्व कर लिया। आपके पास v1 डैश आ गया 1/2, v2 डैश आ गया -e-x, और v3 डैश आ गया ये, ठीक है। फिर v1 डैश है, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो v1 मिल जाएगा। जब आपने 1/2 को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। v2 डैश है, उसको इंटीग्रेट किया तो v2 मिला। v3 डैश को इंटीग्रेट किया तो v3 मिल गया। सब बच्चे इंटीग्रेट तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि -e-x है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सबको मालूम है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो यहाँ पर ही c4 c5 cx को 0 ले लो, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं लेना तो बाद में आपको पता है कि कैसे लेना है। जैसे पहले क्वेश्चन में सिखाया है, मैं दिखा देती हूँ। देखो y है yc प्लस yp। अब पहले yp लिख लेना यहाँ से। yp सब बच्चे लिख सकते हो? चलो मैं दिखा दूंगी यहीं पे। तो y क्या होता है? yc प्लस yp। जनरल सॉल्यूशन yc हमारा आया था c1 ex प्लस c2 e2x प्लस c3 ex। तो ये वाला पोर्शन तो है yc, और yp आपका ये है। yp मेरा क्या था? अगर आपको रिकॉल करो तो v1x इंटू ex था, तो v1x की वैल्यू डाल दी 1/2x प्लस c4। फिर था v2x e2x, तो v2x की वैल्यू डाल दी e-x प्लस c5। फिर v3 था आपका ये, ठीक है। v3 की वैल्यू ये है, v3 की वैल्यू डाल दी। अब कुछ नहीं करना बेटा, ये ex और ex वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, ठीक है। तो इनकी जगह पे मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट अब c1 डैश डाल दिया। क्लियर है सब बच्चों को? समझ आ रहा है? तो ये देख लीजिए, जो x की टर्म्स है उनको तो बाहर कर लिया यहाँ से 1/2x इंटू ex, और यहाँ से e-x इंटू e2x, ये क्या बन गया? ex। ऐसे ही यहाँ से दिस इंटू दिस, इनको तो इकट्ठा करके बाहर कर दिया। और बाकी की सारी टर्म्स जो कांस्टेंट के साथ हैं, ठीक है, जैसे e की पावर x और e की पावर x में c1 ex प्लस c4 ex, ठीक है। तो ये हमारा जो है कांस्टेंट में चला जाएगा। ऐसे ही आगे भी आ रहा होगा ex, तो उसका भी कांस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट हमने डाल दिया c1 डैश c2 डैश c3 डैश। क्लियर है? और अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो यहीं डाल देना c4 को 0। यहीं पे अगर c4 को 0 डालते तो क्या आ जाता? v1 इक्वल टू 1/2x, v2 इक्वल टू e-x, और v3 आ जाता -e-2x/4।
फिर सीधा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आंसर दे देता है आपको। क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो बच्चों मैंने आपको 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, अब आप बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें दे रखा है गिवन दैट वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब वाई सी, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई सी का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो वाई सी क्या हो गया, C1x और C2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अब की बार हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी नहीं पड़ी, वो हमसे बनती भी नहीं क्योंकि हमें तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले के बनाने आते हैं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो हमने उसी के ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी सीखी हुई है। तो अब इसने इसलिए हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया, तो वाई सी हमारा डायरेक्ट आ गया। बस अब आगे सॉल्व करने का तरीका सेम है, इस C1 और C2 को V1 और V2 लिख लो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर उसमें डेरिवेटिव वाली टर्म V1 डैश और V2 डैश वाली जो भी उसको 0 डाल दो, ये कंडीशन इम्पोज हो गई, ठीक है। तो हमारा न्यू YP डैश क्या आ गया, वो ये आ गया। फिर YP डबल डैश निकाल लो, आप देख लीजिए क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव तक है, कहाँ का है, सेकंड डेरिवेटिव तक है। तो एक गिवन इक्वेशन और एक पहली वाली जो इम्पोज करी है हमने कंडीशन, इन दो में ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये YP डबल डैश वगैरह जो भी था आपने सब इसके अंदर डाल दिया, सॉल्व कर लिया इसको, जितना सॉल्व हो रहा था ये सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिल गई C2, ठीक है। अब V1 डैश और V2 डैश में 2 इक्वेशंस आ गई हमारी, एक ऊपर जो थी वो और एक ये वाली, इन दोनों को फिर से क्रैमर्स रूल लगा के सॉल्व कर लीजिए। अब सब क्रैमर्स रूल सीख गए होंगे, तो हमने क्रैमर्स रूल लगा के इसको सॉल्व कर लिया, फिर उससे हमें V1 डैश और V2 डैश मिल गया, ठीक है। तो V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इससे हमने V1 और V2 इंटीग्रेट करके निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब चाहो तो C3 और C4 को यहीं पे 0 डाल के फिर YP निकाल लो और y इक्वल टू वाई सी प्लस YP कर लेना, ठीक है बेटा। ये मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया, तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने 3 क्वेश्चन एक्चुअली में बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए, मैं सॉल्व एग्जाम्पल, वो वेराइटी वाले क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे हैं। आगे एक्सरसाइज भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब इसके बाद सब बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो मैंने अच्छे से आपको ये जितने भी थे सिखा दिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के। नाउ इट ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस की आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।